Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study regarding diabetes mellitus. So basically हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट में हम डायबिटीज mellitus के बारे में पढ़ेंगे, like each and everything, like the management, the causes, the types, है ना. And in the second videos हम basically complication of diabetes mellitus के बारे में पढ़ेंगे, like the acute complication and the long term complication. Okay, so before starting diabetes mellitus, as you know कि इसमें बेसिकली इंसुलिन की कमी या रेजिस्टेंस जो भी होता है, सो बेसिकली हम पहले इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. सो आप सबको पता है ये हमारा पेनक्रियाज है. पेनक्रियाज में हमारे लाइक एक हमारा अल्फा सेल होता है और एक हमारा बीटा सेल होता है. एक हमारा अल्फा सेल होता है और एक हमारा बीटा सेल होता है, ठीक है ना. अल्फा सेल बेसिकली हमारा ग्लूकागोन सिक्रीट करता है, ठीक है ना. एंड बीटा सेल बेसिकली हमारा इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है ना. एंड ये दोनों हार्मोन ना हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है. क्या मेंटेन करके रखता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है. जैसे कि हमने कुछ खाया, हमारे बॉडी में ग्लूकोज गया तो इंसुलिन रिलीज होगा टू मेंटेन द लेकिन एक नॉर्मल वैल्यू मेंटेन रहे, ठीक है ना. एंड लेट सपोज हमने हमने मॉर्निंग में खाया, देन हम आफ्टरनून में खाएंगे, सो एक बीच में गैप आएगा. सो उस गैप में हमें एनर्जी तो चाहिए ना, ग्लूकोज तो चाहिए. सो लाइक प्रॉपर जो मैकेनिज्म है ना वो मेंटेन करके रखता है ये हमारा ग्लूकागोन एंड सेकेंड हमारा इंसुलिन, ठीक है ना. सो इस पेनक्रियाज के अंदर ना हमारा एक इजलेट्स ऑफ लंगरहैंस सेल्स रहते हैं ना, जो कि दो हार्मोन रिलीज करता है. एक हमारा अल्फा हमारा ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करता है एंड बीटा जो है हमारा इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है ना. सो अगर हम बात करें कि इंसुलिन का काम क्या क्या है, सो इंसुलिन क्या करता है ना कि ब्लड से मतलब मेन काम क्या है इंसुलिन का कि ब्लड से ग्लूकोज लेके किसको देना, लिवर को दे देना, स्केलेटल मसल्स को दे देना, ठीक है ना. मतलब और जो फैट सेल्स होते हैं उसको दे देना, सो डेट ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज ना हो. एंड ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज होता है, यही तो हमारा बेसिकली प्रॉब्लम है ना डायबिटीज मेलाइटिस में. सो हमारा जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन क्या कर रहा है कि लीवर मसल्स एंड फैट सेल्स में जितने भी एक्सेस ग्लूकोज है जो यूज नहीं हो रहे उसको मूव कर देता है, उसको वहां पे जाके स्टोर कर देता है, ठीक है ना. और मतलब क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस करता है. मतलब क्या है कि जब हमें एनर्जी होती है तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी देता है. सो ग्लाइकोलाइसिस करता है कौन, हमारा इंसुलिन. और क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है. मतलब कि जो एक्सेस ग्लूकोज है ना उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा देता है. जो हमने खाना खाया, एकदम से हमने खाना खाया, एक्सेस ग्लूकोज हमारे बॉडी में आया, सो वो जो एक्सेस ग्लूकोज है ना उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा. एंड ग्लाइकोजन जो है ना वो जाके हमारे लाइक लीवर में और स्केलेटल मसल्स में स्टोर हो जाएगा. एंड जब हमें इमरजेंसी में चाहिए होगा, जब हमने लाइक फास्टिंग किया हो तब हमें चाहिए होगा, तो वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर हमें ग्लूकोज देगा, ठीक है ना. एंड क्या करता है, इनहिबिट द ग्लूकोनियोजेनेसिस. जो न्यू ग्लूकोज फॉर्म होते हैं ना फ्रॉम द लीवर से हमारे जो न्यू ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है उसको भी रोकता है, उसको भी स्टॉप करता है. मतलब मेन इसका काम यही है कि ब्लड में ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो लाइक ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, लाइक एक्सेस जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए. एंड जो ऑलरेडी ग्लूकोज है हमारे लीवर में उसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा, है ना. सो ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा, प्लस लाइपोजेनेसिस भी करता है. मतलब क्या है कि जो हमारा डाइटरी फैट्स वगैरह ना, स्टोरेज ऑफ डाइटरी फैट्स इन द एडिपोज टिश्यूज है ना, तो लाइपोजेनेसिस भी करता है, प्लस प्रोटीन का भी सिंथेसिस करता है. सो ये हमारे काम है किसका, इंसुलिन का, ठीक है ना. अब हम पढ़ते हैं डायबिटीज मेलाइटिस में बेसिकली कहीं पे इंसुलिन की पूरी कमी हो रही है, कहीं पे उसकी रेजिस्टेंस हो रही है, क्या हो रहा है वो फर्दर हम पढ़ने वाले, ठीक है ना. सो ये हमारे इंसुलिन का काम है. सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको कि क्या बोला जाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. क्यों ऐसा बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, इंसुलिन की क्या होती है, कमी होती है. दे इज कंप्लीटली या फिर थोड़ा लाइक डिक्रीज क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, है ना. सो टाइप 1 में बेसिकली क्या हो रहा है, इंसुलिन की कमी हो रही है. सिंपल बोले तो इंसुलिन की कमी हो रही है ना. क्यों हो रही है, रिलीज कौन कर रहा है, बीटा सेल. हमारे जो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स है वही हमारे इंसुलिन रिलीज कर रहा है. सो लाइक बीटा सेल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है ना. सो बिकॉज ऑफ द ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब खुद की बॉडी ही खुद के बीटा सेल, जो हमारे पेनक्रियाज का जो बीटा सेल है उसको डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है ना. सो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स इन द इजलेट्स ऑफ लंगरहैंस. एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर हमारा ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होगा, ऑटो एंटीबॉडीज होगा अगेंस्ट द क्या बोलते हैं बीटा सेल, जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज हो रहा था, तो क्या होगा, इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, देयर इज
डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की कमी होती है, इसलिए जो मैनेजमेंट होगा ना उसमें हम इंसुलिन देंगे, टाइप 2 में अलग मैनेजमेंट होगा, ठीक है ना। सो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है, एंड जो इसका ऑनसेट है ना वो सडन भी हो सकता है, एकदम से लाइक आपको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिल सकता है। एंड बेसिकली ना टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस को जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं, ये भी याद रखना आप। एंड ये ना ऐसे एज डिपेंडेंट तो कुछ भी नहीं है, लाइक टाइप 1 भी किसी को भी हो सकता है, टाइप 1 भी टाइप 2 भी किसी को भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि जो टाइप 1 है ना बेसिकली बच्चों में लाइक यंगर देन 30 ईयर्स में ज्यादा मिलता है ना, बट ऐसा एज स्पेसिफिक कुछ है नहीं, ठीक है ना। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, अगर हम बोले कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस बेसिकली क्यों हो रहा है, देयर इज ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है ना, देयर इज लाइक ऑटो एंटीबॉडीज बन रही है किसके अगेंस्ट, बीटा सेल के अगेंस्ट में, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ लाइक जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो पता नहीं है, बट बिकॉज ऑफ लाइक टॉक्सिन्स हो गया, कुछ वायरल की वजह से हो गया, कुछ जेनेटिक फैक्टर की वजह से ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है ना। सो क्या हो रहा है, इंसुलिन की कमी हो रही है। अब इंसुलिन की कमी होगी तो क्या होगी, इंसुलिन कम है तो क्या होगा, अब इंसुलिन का काम क्या था कि ब्लड से सारा ग्लूकोज लेके लिवर को, स्केलेटल मसल्स को देना, तो अब क्या हो रहा है, वो काम तो नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, ब्लड में भर भर के ग्लूकोज रहेगा, तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगा, ठीक है ना। सो हाइपरग्लाइसेमिया होगा, ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया मतलब कि ब्लड में भर भर के ग्लूकोज है। अब ब्लड में इतना सारा ग्लूकोज है तो वो ग्लूकोज हमारे किडनी के पास भी जाएगा। अब किडनी बेचारा इतना सारा ग्लूकोज तो रीअब्सॉर्ब कर नहीं पाएगा ना, मतलब इतना ज्यादा एक्सेस ग्लूकोज हो गया, थोड़े बहुत तो वो एब्सॉर्ब कर रहा था, अब इतना ज्यादा उसके पास ग्लूकोज आ रहा है कि वो बेचारा एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, जो ग्लूकोज जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजूरिया होगा, ग्लाइकोज यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा। अब ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा तो आपको पता है ग्लूकोज की क्या पावर होती है कि ग्लूकोज अपने साथ पानी भी लेगा, है ना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी होती है, सो ग्लूकोज अपने साथ पानी भी लेगा, तो ग्लूकोज बोलेगा मैं जाऊंगा यूरिन के थ्रू बाहर, तो मैं पानी को भी नहीं छोड़ूंगा, पानी को भी अपने साथ लेके जाऊंगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पॉलीयूरिया होगा। पॉलीयूरिया होगा मतलब कि बार बार यूरिन आएंगे, कैसे क्या डिफाइन हम करेंगे, लाइक मोर देन 3 लीटर पर डे यूरिन आएगा, या 40 ml पर केजी जो है यूरिन आएगा, ठीक है ना। अब बहुत ज्यादा यूरिन बाहर जाएगा तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है, लाइक ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड, है ना। सो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो सेंस करेगा कि बॉडी में पानी कम है, तो थर्स्ट सेंटर जो है जो एक्टिवेट होगा, जो स्टिमुलेट होगा कौन, हाइपोथैलेमस में, तो जिसकी वजह से हमें बहुत प्यास लगेगी, तो क्या होगा, पॉलीडिप्सिया होगा, मतलब कि हमें बार बार पानी पियेंगे, थर्स्ट बहुत एक्सेसिव थर्स्ट होगा, है ना, सो पॉलीडिप्सिया होगा। सो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ग्लाइकोसूरिया हुआ, पॉलीयूरिया हुआ, पॉलीडिप्सिया हुआ, मतलब कि मोर देन 6 लीटर पर डे पानी का इंटेक हो जाएगा, इतना ज्यादा लाइक पॉलीडिप्सिया होता है ना। एंड क्या होगा, पॉलीफेजिया होगा, क्यों, क्योंकि सारा का सारा ग्लूकोज कहाँ है, मेन इशू यही तो हो रहा है कि सारा का सारा ग्लूकोज ब्लड के अंदर है। अब सारा का सारा ग्लूकोज ब्लड के अंदर है तो सेल को तो ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा ना, तो सेल तो डिप्राइव होगा, तो क्या होगा, हमें भूख लगेगी, है ना, सो पॉलीफेजिया होगा, ठीक है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है ना उसमें बेसिकली वेट लॉस होता है ना, वेट लॉस होगा, क्या होगा, वेट लॉस होगा, क्योंकि प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पा रही बॉडी को, सारा का सारा ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर है ना, सो वेट लॉस होता है। सो इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में जो बॉडी होती है ना वो लीन होती है, लीन बॉडी होती है, ठीक है ना। सो ये हमारा क्लासिक सिम्टम्स है, ठीक है ना। अब हमने बोला कि हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, हमने बोला ना हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, सो हाइपरग्लाइसीमिया हम कैसे डिफाइन करेंगे, लाइक कितना ग्लूकोज ज्यादा को बोलेंगे, कितना ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से किसी भी टाइप्स में भी एमसीक्यू आ जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। सो सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होता है, प्लाज्मा शुगर, ब्लड शुगर जो भी बोलो आप कितना होता है, दैट शुड बी लेस देन 100 mg। अगर लेस देन 100 mg है इट मीन्स नॉर्मल है ना। बट अगर वो 100 to 125 mg होगा ब्लड शुगर फास्टिंग, तो क्या बोलेंगे उसको, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, या फिर बोलेंगे प्री डायबिटिक कंडीशन हो गई है, क्या हो गई है, प्री डायबिटिक कंडीशन। तो एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि प्री डायबिटिक में फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होता है, सो 100 to 125 के बीच में, ठीक है ना। लेस देन 100 इज नॉर्मल, 100 to 125 इज प्री डायबिटिक। एंड अगर मोर देन और इक्वल टू 126 mg होगा फास्टिंग ब्लड शुगर, तो वो आता है डायबिटीज मेलाइटस के अंदर में, मतलब कि उसको हम बोलेंगे कि ये डायबिटीज मेलाइटस है इफ द ब्लड शुगर इज मोर देन और इक्वल टू 126 mg%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये तो हमारा फास्टिंग हो गया। दूसरा आपने सुना होगा पोस्टप्रेंडियल, या फिर कुछ हम खाते हैं उसके बाद वाला, तो हम क्या देंगे, हम पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे, एंड उसके 2 घंटे के बाद हम फिर से लाइक हमने फास्टिंग शुगर चेक किया, देन हमने 75 ग्राम हमने ग्लूकोज दिया, एंड उसके 2 घंटे के बाद हमने फिर से शुगर चेक किया, तो क्या आया, लेस देन 140 आया, लेस देन 140 आया पोस्टप्रेंडियल, इट मीन्स द नॉर्मल, मतलब डायबिटीज नहीं है। बट अगर 140 to 199 के बीच में आया मतलब कि क्या है, प्री डायबिटिक है,
है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, ठीक है ना। एंड अगर मोर देन 200 आया है तो मतलब क्या है, डायबिटीज है। सो मतलब क्या हो जाएगा, वो डायबिटीज के अंदर क्लासिफाइड हो जाएगा। सो फास्टिंग मोर देन और इक्वल टू 126 एंड अगर पोस्टप्रेंडियल मोर देन 200 mg तो हम उसको क्या बोलेंगे, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर आ गया वो, ठीक है ना। सो एक तो हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर है, बट लेट्स सपोज कोई पेशेंट है बहुत बहुत वाइस है, वो सोचेगा कि कल मेरा शुगर चार्टिंग है, कल मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करने वाले हैं, तो मैं क्या करता हूँ 2 दिन पहले अच्छा खासा एक्सरसाइज करेगा, अच्छे से डाइट लेगा, तो जब वो चेक कराने आएगा ऑफ कोर्स उसका जो ब्लड शुगर है वो या तो नॉर्मल आएगा या कम आ सकता है ना। तो मतलब वो क्या आ रहा है, वो एरर है ना। ऑलरेडी उसको मतलब वैसे उसका ज़्यादा है, बट उसने 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते मान लो उसने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज किया है, अच्छी डाइट लिया है, तो क्या होगा, जो टेस्ट आएगा वो क्या होगा, एरर आएगा ना, एरर हो सकता है ना। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम HbA1c चेक करते हैं। हम क्या चेक करते हैं, HbA1c। HbA1c क्या बताता है, आपको पता है हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या है, ग्लूकोज अटैच्ड है। HbA1c अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ मतलब कि जो ग्लूकोज है, कितना ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड है, दैट इज द HbA1c, ठीक है ना। एंड आपको पता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन की लाइफ स्पैन कितनी होती है, अप्रॉक्स 90 to 120 डेज हमारी हीमोग्लोबिन की लाइफ स्पैन होती है। तो जो हीमोग्लोबिन के साथ जो ग्लूकोज अटैच्ड होगा वो भी उसी के साथ ही मरेगा, है ना। सो मतलब कि अगर हमने HbA1c चेक किया ना, मतलब कि ये अप्रॉक्स हमें 2 to 3 मंथ का रिजल्ट बताएगा। मतलब कि लेट्स सपोज पेशेंट ने 1 हफ्ते पहले से अच्छे से एक्सरसाइज और फास्टिंग एंड ऑल किया है, तो उससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, HbA1c को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये 2 to 3 मंथ पिछले वाली स्टडी बताएगा कि 2 से 3 महीने पहले पेशेंट का क्या सिचुएशन है ना। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नॉर्मल HbA1c कितना होता है, लेस देन 5.6 इज द नॉर्मल HbA1c। एंड ये क्या बताता है, रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट ऑफ 3 मंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में आ रखे हैं MCQ, ठीक है ना। एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय रिसेंट फास्टिंग एंड एक्सरसाइज, इसलिए तो हम ये कर रहे हैं, ठीक है ना। सो अगर ये 5.7 to 6.5 के बीच में आएगा, 5.7 to 6.5 के बीच में आएगा तो हम क्या बोलेंगे, प्री डायबिटिक। एंड अगर मोर देन इक्वल टू 6.5 आया तो क्या बोलेंगे, डायबिटिक। मोर देन 6.5 आएगा तो क्या बोलेंगे, डायबिटिक, है ना। सो 5.6 आया इट मीन्स क्या है, नॉर्मल है। अगर 5.7 to 6.5 आया तो प्री डायबिटिक है, एंड मोर देन 6.5 आया तो डायबिटिक है, ठीक है ना। एंड वन मोर MCQ ऑलरेडी लाइक एग्जाम में आ रखा है कि लाइक डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है तो उसका HbA1c कंट्रोल हमें कितना रखना है, सो लाइक 7। अगर कोई ऑलरेडी डायग्नोज्ड डायबिटीज मेलाइटस है, सो जो हमारा टारगेट होता है ना, दैट शुड बी लेस देन 7% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लेस देन 7% हमारा टारगेट होना चाहिए HbA1c, अगर जो ऑलरेडी क्या बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस डायग्नोस्ड है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई आई थिंक सो, है ना, कि क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एंड हम हाइपरग्लाइसीमिया कैसे उसको डिफाइन करेंगे, HbA1c का नॉर्मल, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक में कितना वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। एंड देन आते हैं मैनेजमेंट पे। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे हो रहा है बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से इंसुलिन की कमी हो रही है। तो इंसुलिन की कमी हो रही है तो हम मैनेजमेंट में क्या देंगे, जिसकी कमी होती है वही तो देते हैं, तो हम क्या देंगे मैनेजमेंट में, इंसुलिन देंगे। वेरी सिंपल, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस द ट्रीटमेंट इज इंसुलिन, लाइक लाइफ टाइम तक उसको इंसुलिन लेने की जरूरत होती है फ्रॉम आउटसाइड एक्सोजिनस, ठीक है ना। सो इंसुलिन देंगे, है ना। सो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग भी करनी होगी, लाइक डाइट पे भी थोड़ा बहुत फोकस तो करना ही होगा, थोड़ा बहुत क्या, डाइट पे अच्छे से फोकस करना होगा। सो लाइक 50 उनको हमें बताना होगा कि आपको लाइक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, 50 to 60% आपको जो इनटेक है वो कार्बोहाइड्रेट से होना चाहिए, 10 to 20% जो है वो प्रोटीन से होना चाहिए, लेस देन 30% जो है वो फैट से होना चाहिए। उसमें आपको बेसिकली ट्रांस फैट तो बिल्कुल नहीं लेना है, ट्रांस फैट हमें पेशेंट को 0 बोलना होता है। पेशेंट ना ये भी बोलता है कि क्या मैं घी ले सकता हूँ, ऑयल ले सकता हूँ, तो घी ले सकते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ले सकते हैं, बट बेसिकली ना हमारा जो मेन फोकस होता है ना वो होता है ट्रांस फैट, कि आपको ट्रांस फैट अपने डाइट में एकदम 0 रखना है ना। लाइक आपने कुरकुरे एंड बाहर की चीज़ें खाते होंगे तो आप पैकेट्स में देखते हो उसमें ट्रांस फैट लिखा होता है। सो ट्रांस फैट बेसिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ना। पूफा ले सकते हो आप, फैटी फैट ले सकते हो, बट बेसिकली आपको ट्रांस फैट पे ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है ना। एंड क्या देंगे हम, इंसुलिन देंगे, ठीक है ना। सो इंसुलिन बेसिकली आपको पता है हम कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू देते हैं। एंड इसकी साइट क्या क्या होती है, सो ये हमारी सबक्यूटेनियस रूट की साइट होती है। फर्स्ट इज द अपर आर्म, ये जो हमारा अपर आर्म है ना, यहाँ पे आउटर फैटी टिश्यू ऑन द बैक ऑफ द आर्म, सो ये हमारा फर्स्ट है साइट। सेकेंड हमारा है
यहाँ पे एब्डोमेन में और बटक में, ठीक है ना। सो ये हमारा बटक में हो गया, है ना, अपर थाई में हो गया और हमारा एब्डोमेन में हो गया। ये यहाँ पे एब्डोमेन में ये हमारा अम्बिलिकस हुआ, सो इसके 2 सेंटीमीटर के चारों तरफ हम दे सकते हैं, 2 सेंटीमीटर के अब हम कहीं पे भी दे सकते हैं। सो और सबसे बेटर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, हमारे एब्डोमेन में हमारा सबसे ज़्यादा बेटर एब्जॉर्प्शन होता है। सो हमारा एब्डोमेन हो गया, हमारा थाई हो गया, हमारा एंटीरोलेटरल जो हमारा पोस्टीरियर जो हमारा आर्म है वहाँ पे हो गया। सो ये हमारे 4 साइट है फॉर सबक्यूटेनियस रूट का, ठीक है ना। तो ये तो हमारा रूट हो गया। और हम जो हम इंसुलिन देंगे वो किस तरीके से दे सकते हैं, या तो हम इंसुलिन पंप के थ्रू दे सकते हैं, है ना, एंटीरोलेटरल थाई में वो लगा रहेगा एंड वो जब भी उसको पता चलेगा कि ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो गया वो पंप कर देगा, है ना। या फिर कंटिन्यूअस सबक्यूटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूज़न भी होते हैं, वो भी लगा होता है। या फिर इंसुलिन पेन होता है जो कि 31 गैस का होता है, उसके थ्रू देते हैं। या फिर वायल भी इंसुलिन होती है एंड लाइक 1 ml सिरिंज से विदड्रॉ करके डायरेक्टली भी इंजेक्ट करते हैं सबक्यूटेनियसली, है ना। सो ये हमारा डिलीवरी मैकेनिज्म है एंड बेसिकली हमारा रूट क्या है, सबक्यूटेनियस, एंड साइट हमारा यही है, ठीक है ना। सो देखो ये हमारा पंप होता है, ऐसे पंप लगा हुआ रहता है कंटिन्यूअस एंड वो सेंस करते रहता है कि कितना ग्लूकोज है, उसके अकॉर्डिंग देता रहता है ना। क्योंकि बेसिकली ना ये बच्चों में ये जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है ना, बच्चों में भी देखने को मिलता है। सो इसलिए बच्चे बार बार इंजेक्शन तो नहीं लगा सकते ना, ये लाइफ लॉन्ग तक लेना पड़ता है। सो लाइक ये हमारा इंसुलिन पेन है ना, ये हमारा इंसुलिन पेन है। सो पेन के फॉर्म में होता है, इसकी जो नीडल की गेज होती है ना वो 31 गेज की होती है। ऐसे हमारा इंसुलिन पंप के फॉर्म में भी होता है। सो पेन होता है, पंप होता है, या फिर हम सिरिंज से भी डायरेक्टली देते हैं, है ना। सो ये हमारा मैकेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद अगर हम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसुलिन तो हमने बात कर ली कि इंसुलिन देना, बट टाइप्स ऑफ इंसुलिन आते हैं, अलग अलग टाइप के इंसुलिन आते हैं, लाइक रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, है ना। सो हमारे इंसुलिन का टाइप भी आपको पता होना चाहिए। हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, इंसुलिन पढ़ रहे हैं, सो इंसुलिन क्या क्या होता है वो भी पढ़ना है, ठीक है ना। सो रैपिड एक्टिंग की बात करें, सो रैपिड एक्टिंग में हमारा कौन कौन सा है, एक हमारा लिस्पो, लैग याद कर लो, लैग, लिस्प्रो, स्पार्ट एंड ग्लूलिसिन, ये हमारा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होता है। रैपिड एक्टिंग का मतलब कि आपने जैसे एडमिनिस्टर किया विद इन 10 to 15 मिनट्स में उसका एक्शन हो जाएगा। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब रैपिड एक्टिंग इंसुलिन पेशेंट को देते हैं ना, तो हमें पेशेंट को बोलना है कि जैसे इंसुलिन दिया आपको कुछ खा लेना है तुरंत के तुरंत, है ना, या पहले ही खा लेना है, क्योंकि फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। सो इसका जो ऑनसेट है रैपिड एक्टिंग का, लिस्प्रो, स्पार्ट, ग्लूलिसिन का 10 to 15 मिनट में इसका ऑनसेट हो जाता है। एंड ना हर इंसुलिन का ना एक पीक टाइम होता है, कि मतलब कि एक ऐसा टाइम जहाँ पे इंसुलिन का जो इफेक्ट है ना सबसे ज़्यादा होगा, इंसुलिन की इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसको पीक टाइम बोलेंगे। सो एट 1 आवर अराउंड इसका पीक टाइम होता है ना, 1 आवर पे एकदम पीक टाइम देखने को मिलता है, पीक आवर्स होता है उसका। एंड टोटल ड्यूरेशन रैपिड एक्टिंग का कितना होता है, 2 to 4 आवर्स का। रैपिड एक्टिंग है सो ड्यूरेशन कम होगा, मतलब एकदम से एक्ट करेगा एंड ड्यूरेशन कम होगा। सो 2 to 4 आवर्स का इसका ड्यूरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हमारा रेगुलर इंसुलिन है ना, एंड इसका जो ऑनसेट है ना वो 30 मिनट्स का होता है। लाइक 30 मिनट्स के बाद इसका एक्शन स्टार्ट होता है। सो हम लाइक पेशेंट को जब हम इंसुलिन देते हैं तो बोलते हैं कि आपको 30 मिनट्स के विद इन 30 मिनट्स में आपको कुछ खाना है, ठीक है ना। एंड इसका जो पीक कब होता है, 2 to 4 आवर्स पे। ये पीक से ऑनसेट पे ड्यूरेशन पे एमसीक्यू आता है, इसलिए ये याद करना है आपको, ठीक है। एंड ड्यूरेशन इसका कब तक होता है, 4 to 6 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन होता है। उसके बाद इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट में हमारा एनपीएच एग्जाम्पल है, लाइक न्यूट्रल, प्रोटामिन, हैगडम, है ना। इसका जो ऑनसेट है वो 2 आवर्स पे होता है एंड जो इसका पीक है ना वो 4 to 12 आवर्स के बीच में इसका पीक टाइम होता है। एंड इसका जो ड्यूरेशन है ना वो 16 to 24 आवर्स तक होता है, मतलब अप्रोक्स 1 डेज तक इसका पूरा क्या बोलते हैं एक्शन चलता रहता है, ठीक है ना। उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग में लाइक ग्लार्जिन और डेटिमिर, जिसका जो ऑनसेट है वो 2 आवर्स पे होता है एंड इसका कोई पीक नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग एक्टिंग एंड अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का कोई पीक नहीं होता है, लाइक ऑल ओवर टाइम तक ही रहता है, ठीक है ना। एंड लॉन्ग एक्टिंग का जो ड्यूरेशन है वो 24 आवर्स होता है एंड जो हमारा अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग है ना दैट इज डेग्लूडेक, उसका जो ड्यूरेशन है ना वो 42 आवर्स तक रहता है, मतलब कि 2 to 3 डेज तक रहता है, ठीक है ना। एंड इसमें से आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना है कि जितने भी इंसुलिन है ना वो सबको हम कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, सबक्यूटेनियस, एक्सेप्ट हमारा रेगुलर इंसुलिन जो है ना, शॉर्ट एक्टिंग डेट वन रेगुलर इंसुलिन, उसको हम सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं और इंट्रावीनस भी दे सकते हैं, लाइक इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एकदम से लाइक हाइपरग्लाइसीमिया होगा, बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो हम आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू या फिर इंट्रावीनस बोलस भी हम दे सकते हैं। कौन सा, ओनली रेगुलर इंसुलिन। उसके अलावा जितने भी इंसुलिन है ना वो आईवी नहीं देते हैं,
तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। सो ये हमारा हो गया। एंड जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है ना, दैट इज द डायबिटिक कीटो एसिडोसिस देखने को मिलता है। क्या होता है, क्या इसके मैनेजमेंट है, वो सब हम कॉम्प्लिकेशन वाले में अच्छे से पढ़ेंगे। जस्ट आपको ये याद रखना है कि मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है इन डायबिटीज कीटो एसिड सॉरी इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस लाइक शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, दैट इज द डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, है ना। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन हमारा ये देखने को मिलता है ना, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से। कैसे आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एंड उसके अलावा हमारा जब हम डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे ना, उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है, माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है ना। सो लाइक माइक्रोवास्कुलर में लाइक डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। सो ना आपको याद क्या रखना है कि जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है ना, दैट इज द मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है ना, दैट इज डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, जिसकी वजह से लाइक साइलेंट एमआई पता भी नहीं चलेगा और एमआई आ जाता है, सडन कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलता है। एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस 25 टाइम्स जो ब्लाइंडनेस है ना, वो बिकॉज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से होती है, ठीक है ना। एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से लाइक मोस्ट कॉमन सीकेडी देखने को मिलता है, क्रोनिक किडनी डिजीज देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन को लाइक मिनिमाइज करने के लिए हमें HbA1c कंट्रोल अच्छे से करना है, स्ट्रिक्ट HbA1c कंट्रोल करना है। एंड कुछ हमारे मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो हमारे लार्ज वेसल्स होते हैं ना, उसमें लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह होने की वजह से उसमें कॉम्प्लिकेशन होता है। सो लाइक आपको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज देखने को मिलेगा, है ना। लाइक मोर देन 100 टाइम्स इंसिडेंस ऑफ डिजिटल गैंग्रीन, जो आपने सुना ना, गैंग्रीन हो गया, एम्पुटेशन करवाने की नीड होती है, जो 100 टाइम्स बेसिकली आपको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज की वजह से देखने को मिलती है। एंड लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज वगैरह भी हो गया। सो ये हमारा पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये हमारा मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में आता है। एंड इसमें हमें बेसिकली स्ट्रिक्ट बीपी कंट्रोल करना होता है ना, मतलब शुगर के साथ साथ बीपी कंट्रोल करने की भी जरूरत होती है, क्योंकि अगर दोनों साथ में होगा तो लाइक इंसिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। सो ये हमारा कॉम्प्लिकेशन हो गया। उसके बाद एक और चीज था, हमने इंसुलिन पढ़ा ना भी, कि इंसुलिन में ये लाइक रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग हमारी इंसुलिन होती है। सो इंसुलिन की वजह से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल की हाइपोग्लाइसीमिया क्यों, लाइक अगर आपने टू मच इंसुलिन ले लिया, बहुत ज्यादा इंसुलिन ले लिया, एंड इंसुलिन के जस्ट बाद आपने मिल नहीं लिया या प्री मिल नहीं लिया, तो उसकी वजह से आपको हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। सो बेसिकली लाइक लेस देन 70 mg/dl। हाइपोग्लाइसीमिया कब बोलते हैं, जब शुगर जो है लेस देन 70 mg/dl होता है, तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। सो बेसिकली अगर शुगर लेस देन 54 होता है ना, तो सिम्टम्स दिखने को मिल जाएगा, लाइक कि इमोशनल लाइबिलिटी हो गया, डायफोरेसिस हो गया, ड्रॉजी, स्टूपर, सीजर, टेकिकार्डिया, पैल्पिटेशंस, है ना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो हमारा मैनेजमेंट क्या होता है, हम इंट्रावीनस हम 25 to 50% डेक्सट्रोज देते हैं। अगर पेशेंट ओरल ले सकता है तो ओरल डेक्सट्रोज, ओरल शुगर भी दे सकते हैं। एंड अगर आईवी एक्सेस प्रेजेंट नहीं होगा तो हम क्या देते हैं, इंजेक्शन ग्लूकागोन देते हैं, सबक्यूटेनियस या फिर IM रूट के थ्रू, ठीक है ना। सो ये हमारा मैनेजमेंट हो गया। एंड दूसरा हमारा कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन क्या देखने को मिलता है, दैट इज द सोमोगाई फिनोमेना एंड थर्ड इज द डाउन फिनोमेना। सो दोनों क्या होता है ना, देखो एट 10 PM 10 बजे हैं, हमने 10 PM पे जो शुगर आया दैट इज 150 mg शुगर था, तो हमने क्या दिया, 16 यूनिट हमने ग्लार्जिन दिया, 16 यूनिट हमने इंसुलिन दिया, ग्लार्जिन यूनिट दिया, ठीक है ना। एंड उसके बाद 4 AM पे क्या हुआ, पेशेंट का कितना हो गया शुगर, पेशेंट का जो शुगर हो गया ना वो 40 mg% हो गया, 40% हो गया, है ना। हमने 16 यूनिट ग्लार्जिन दिया था, उसकी वजह से कितना शुगर हो गया, 40 हो गया। एंड अराउंड 7 to 8 AM पे क्या हो गया, अगेन जो शुगर है वो 200 mg% हो गया, है ना। सो फर्स्ट क्या हुआ, हमने इतना सारे पेशेंट का जो शुगर है दैट इज लाइक नॉर्मल या फिर थोड़ा ज्यादा, उसकी वजह से हमने इंसुलिन दिया। सो बिकॉज ऑफ द इंसुलिन जो शुगर है वो कितना हो गया, वो कम हो गया, शुगर कम हो गया। अब बॉडी में शुगर कम होगा, ब्लड में शुगर कम होगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी की जो मैकेनिज्म है, जो काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जैसे ग्लूकागोन रिलीज होगा, है ना, कॉर्टिसोल रिलीज होगा, एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होगा, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट रिलीज, ये सारे हार्मोन रिलीज होने की वजह से क्या होगा, काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म होने की वजह से क्या होगा, शुगर एकदम से फिर स्पाइक करेगा। सो आपको अराउंड 7 AM क्या देखने को मिलेगा, शुगर क्या हो जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा, है ना। सो क्या होगा, मतलब अर्ली मॉर्निंग में आपको हाइपोग्लाइसीमिया मिला, एंड बिकॉज ऑफ द काउंटर रेगुलेटरी
आपको क्या हुआ, इन द मॉर्निंग आपको हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिला। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सेस इंसुलिन। तो हमें इसमें क्या करेक्शन करनी होती है, सोमोगाई फिनोमेना में हमें जो हमने एक्सेस इंसुलिन दिया ना, या तो डोज कम कर दो, है ना, डोज में करेक्शन करना होता है, या फिर मील इंक्रीज कर दो। बेसिकली डोज करेक्शन करना होता है ना, कि डोज थोड़ा कम करना है इन द नाइट, ठीक है ना। सो ये हमारा सोमोगाई फिनोमेना हुआ, मतलब कि अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया। अर्ली मॉर्निंग मतलब कि 4 AM पे, 4 AM पे हाइपोग्लाइसीमिया होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइपोग्लाइसीमिया काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा, एंड उसकी वजह से फिर क्या होगा, इन द मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया होगा। सो हाइपोग्लाइसीमिया देन हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारा फिनोमेना होता है डाउन फिनोमेना। डाउन फिनोमेना में क्या हुआ कि 10 PM पे शुगर कितना था, 150 था, आपने 10 यूनिट ग्लार्जिन दिया, 10 यूनिट ग्लार्जिन दिया, एंड 10 यूनिट ग्लार्जिन देने के बाद 4 AM पे शुगर कितना हो गया, 180 mg हो गया, 180 mg हो गया। मतलब पहले शुगर कितना था, 150 था, एंड वो बढ़ के कितना हो गया, 150 हो गया, ठीक है। उसके बाद इन द मॉर्निंग प्री ब्रेकफास्ट जब आपने चेक किया तो शुगर कितना था, 200 था, 200 था, है ना। सो इसमें बेसिकली क्यों हो रहा है ना, पहले आपने इंसुलिन दिया, तो इंसुलिन देने की वजह से शुगर कम नहीं हुआ, बिकॉज इनफैक्ट हाइपरग्लाइसीमिया हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है ना, कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट, मतलब कि हार्मोन रिलीज होने की वजह से ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे ना काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने की वजह से, कॉर्टिसोल रिलीज होने की वजह से क्या हो रहा है, उनकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है ना। सो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, या तो डोज इंक्रीज कर दो, जो इंसुलिन का जो डोज है वो इंक्रीज कर दो, या फिर थोड़ा लेट एडमिनिस्टर करो। ये हमें करना होता है, या तो इंक्रीज करो डोज को, या तो एडमिनिस्टर इंसुलिन एट द लेट नाइट। सो ये हमारे दो फिनोमेना होते हैं, एक तो होता है सोमोगाई फिनोमेना, एंड सेकेंड होता है हमारा डाउन फिनोमेना। सोमोगाई में अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा, है ना, अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइपोग्लाइसीमिया काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा, फिर हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। बट इन डाउन फिनोमेना शुगर नॉर्मल था, बट लाइक ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने की वजह से, कॉर्टिसोल रिलीज होने की वजह से आपको हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, लाइक फर्दर हाइपरग्लाइसीमिया होगा, एंड प्री ब्रेकफास्ट और हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। सो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, एंड इसमें हमें डोज क्या होगा, करना होता है, इंक्रीज करना होगा, या फिर लेट एडमिनिस्टर करना होगा। उसमें हमें डोज क्या करना होगा, कम करना होगा, ठीक है। सो ये होगा। उसके बाद हम करते हैं, ये हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में पढ़ लिया, क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, क्या मैनेजमेंट होता है, इंसुलिन, एंड इंसुलिन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया हमने, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। सो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या हो रहा है ना, देयर इज नॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या था, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, है ना, लाइक पूरा का पूरा जो टाइप 1 था बिकॉज ऑफ द इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा था। बट यहाँ पे क्या है ना, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, मतलब कि इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है, मतलब कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन तो है बट स्टिल डायबिटीज है, मतलब इंसुलिन तो है, ब्लड में इंसुलिन तो है, बट स्टिल वो अपना काम नहीं कर रहा है, मतलब वो चीजें तो है बट वो काम नहीं कर रहा है। जो उसका काम है शुगर को कम करना ब्लड से, उसको जाके स्केलेटल मसल में देना, लिवर मसल्स में देना, वो अपना काम नहीं कर रहा है ना। सो क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इंसुलिन तो है बट इंसुलिन की रेजिस्टेंस है। जो इंसुलिन है ना, वो जो हमारे सेल्स है ना, वो रेजिस्टेंस है इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस है, या फिर इनसफिशिएंट इंसुलिन सिक्रीशन है। तो ये दो चीजें हो रही है इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में। टाइप 1 में क्या हो रहा था, देयर इज ओनली डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से, बट इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या हो रहा है, देयर इज या तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, या फिर इनसफिशिएंट इंसुलिन सिक्रीशन हो रहा है, या तो इंसुलिन रिलीज हो रहा है बट इनसफिशिएंट अमाउंट में हो रहा है, वो जाके लेटर स्टेज में होता है ना। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, या तो इनसफिशिएंट इंसुलिन सिक्रीशन हो रहा है ना। सो इसमें बीटा सेल ना इंसुलिन रिलीज तो कर रहा है, बीटा सेल एग्जॉस्ट हो रखा है, वो तो इंसुलिन रिलीज कर रहा है, बट जो इंसुलिन जो रिलीज हो रहा है ना, वो क्या है, रेजिस्टेंट है, ठीक है ना। एंड इन द लेटर स्टेज में जाके क्या हो जाता है, बीटा सेल एकदम पूरा थक जाता है कि भाई अब तो मैं थक गया इंसुलिन रिलीज कर करके, क्योंकि उसको तो पता चल रहा है ना, बीटा सेल को तो पता चल रहा है कि ब्लड में शुगर ज्यादा है, तो इंसुलिन रिलीज किया जा रहा है। एट द एंड ऑफ मतलब एंड होते होते क्या हुआ, वो थक गया पूरी तरीके से, तो वो इंसुलिन रिलीज करना भी छोड़ देगा। सो इन द लेटर स्टेज में क्या हो जाता है, इंसुलिनोपेनिया भी हो जाता है। सो फर्स्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, देन इन द लेटर स्टेज इंसुलिनोपेनिया हो जाता है, इंसुलिन की भी कमी हो जाती है। सो इसलिए लाइक इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में अर्ली तो हम जो मैनेजमेंट करते हैं ना, वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एंजाइम मतलब कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स देते हैं, बट इन द लेटर स्टेज में ना एंटी डायबिटिक ड्रग के साथ साथ हमें क्या बोलते हैं, इंसुलिन भी देनी पड़ जाती है ना। सो ये हो गया मैकेनिज्म इसका। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस और इनसफिशिएंट इंसुलिन सिक्रीशन, ठीक है ना। सो इसका जो
क्या बोलते हैं, अगर हम कॉज बोले तो लाइक जेनेटिक फैक्टर की वजह से है, जो हमारा रेजिस्टेंस है ना, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो हमारा सेल्स जो है वो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस है ना, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक फैक्टर। एग्जैक्ट मैकेनिज्म पता अभी तक नहीं है, बट बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक फैक्टर की वजह से ये होता है, ठीक है ना। एंड जो इसका ऑनसेट होता है ना, वो ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है ना। एंड जो रिस्क फैक्टर है, जैसे कि ओबेसिटी हो गई, है ना। ओबेसिटी, इसमें बेसिकली क्या होता है ना, वेट गेन होता है। इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस मैंने क्या बोला था कि जो पेशेंट होगा वो, जो जिसको डायबिटीज होगी ना, वो लीन एंड थीन होगा, बट इसमें ना वेट गेन होता है, ओबेसिटी होती है। क्यों? क्योंकि एडिपोकाइंस इंक्रीज हो जाता है, और जो एडिपोनेक्टिन जो होती है ना सेल, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एडिपोनेक्टिन क्या होता है ना, दिस इज द गार्जियन एंजल अगेंस्ट द ओबेसिटी। मतलब क्या है ना, जैसे कि आपने बहुत सारा खाना खाया, ऐसा तो नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा कैलोरी, आज शादी पार्टी में गए थे, आपने बहुत सारा कुछ खा लिया तो आज एकदम से आप मोटे हो गए एंड कल एकदम से पतले हो जाओगे, नहीं ना। मतलब एक मेंटेन करके रखते हैं ना हमारी बॉडी सब कुछ। सो एक हमारे एडिपोनेक्टिन सेल्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, इट इज द गार्जियन एंजल अगेंस्ट द ओबेसिटी। उसकी कमी हो जाती है। अब उसकी कमी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे वेट गेन होगा, ओबेसिटी होती है इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में, ठीक है ना। सो लाइक सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम ही है, जो टाइप 1 में है वही सिम्टम्स यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, है ना। सो लाइक हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोजूरिया, प्लस ग्लूकोज, ब्लड यूरिन से ग्लूकोज जाता है तो लाइक वजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, स्लो वुंड हीलिंग होगा, अल्सर के चांसेस होता है, इन्फेक्शंस होते हैं, है ना। सो ये सिम्टम्स देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो ये हमारा वो हो गया। अब हम मैनेजमेंट की बात करें, मेन इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। लाइक टाइप 1 में हम क्या मैनेजमेंट कर रहे थे, इंसुलिन दे रहे थे। इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाइट कंट्रोल करना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पेशेंट को बोलना है कि आपको कार्बोहाइड्रेट इनटेक रेस्ट्रिक्शन, मतलब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन फर्स्ट है, देन हमारा ड्रग्स आएगा, ठीक है ना। सो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में डाइट कंट्रोल, डाइट में हमें कार्बोहाइड्रेट इनटेक हमें रेस्ट्रिक्टेड करनी है। बेसिकली आपको, हमें जो पेशेंट को बोलना है ना, वो हमें बोलना है कि आपको ऐसा डाइट लेना है जिसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना वो कम हो। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आपको फूड लेना है। जैसे कि अगर आप फ्रूट्स ले रहे हो ना, तो ट्राई करो कि होल फ्रूट्स लो, क्योंकि फ्रूट लोगे तो फ्रूट के साथ क्या बोलते हैं, फाइबर्स भी रहेगा, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा। बट अगर आपने उसी फ्रूट का आपने जूस बना दिया तो उसका जो फाइबर है वो हट जाएगा, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स फिर बढ़ जाएगा, है ना। सो हमें बोला होल फ्रूट्स लेना है, आपको ओट्स लेना है, आपको ब्राउन मल्टीग्रेन आटा लेना है ना। सो ये सारी चीजें हमें बताना है पेशेंट को। प्लस फैट में आप एक बटर घी ले सकते हो, बटर देसी घी वगैरह ले सकते हो, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ले सकते हो, बट बेसिकली आपको ट्रांस फैट आपको जीरो रखना है, ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, हमें पेशेंट को बोलना है एक्सरसाइज के लिए। डाइट हो गया, सेकेंड होगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों करना है, क्योंकि अगर एक्सरसाइज करते हैं ना, सो हमारा जो GLUT4 रिसेप्टर है होता है ना, GLUT4 रिसेप्टर है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। एंड अगर ये रिसेप्टर इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है, इट प्रमोट द शुगर इनटेक इनटू द मसल। एंड यही तो हमें चाहिए कि ब्लड से शुगर जाके मसल में चला जाए, लीवर में चला जाए, एंड वही ये कर रहा है ना। इसलिए हमें एक्सरसाइज पेशेंट को बोलना है। एक्सरसाइज कितना बोलना है, लाइक एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे फॉर 5 डेज। मतलब बोले तो सीधा साधा कि 150 मिनट पर वीक आपको एक्सरसाइज करना है। और एक्सरसाइज में भी बेसिकली आपको जॉगिंग करना है, ऐसा एक्सरसाइज करना है जिसमें कि आपको लाइक थोड़ा सा विग्रस टाइप का होगा ना, स्मॉल लाइक थोड़ा सा धीरे धीरे वॉकिंग वगैरह नहीं चलेगा, थोड़ा जॉगिंग टाइप का कुछ करो, ठीक है ना, ये होगा। उसके बाद थर्ड आ गया हमारा ड्रग। ड्रग में हम क्या देंगे, यहाँ पे हम इंसुलिन नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इंसुलिन तो है, बट वहां पे क्या हो रखी है, रेजिस्टेंस हो रखी है, तो फिर से आप बाहर से इंसुलिन दोगे तो कोई सेंस नहीं है ना। सो आप क्या दोगे, यहाँ पे आप दोगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, है ना। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देते हैं। लाइक अगर कोई न्यूली डायग्नोज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, HbA1c 8 to 10% होता है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। एंड जो हमारा गुड शुगर कंट्रोल कब बोलेंगे, जब उसका HbA1c जो है वो लेस देन 7% होगा, जो कि मैंने भी बताया वही, है ना। सो फर्स्ट जो ड्रग है, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस भी बोल सकते हो आप, दैट इज द बाइगुआनाइज, दैट इज द मेटफॉर्मिन। सबने सुना होगा इसका नाम। सो मेटफॉर्मिन का काम क्या है ना, इट इनहिबिट द ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लीवर, है ना। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट करता है। प्लस और क्या करता है, जो इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस हो रखी थी ना, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है। जो रेजिस्टेंस है उसको कम करता है, सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देता है। सो ये दो काम इसके हैं, ठीक है ना। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेटफॉर्मिन है ना, वो क्या करता है, मेटफॉर्मिन जो लैक्टिक एसिडोसिस करता है, क्या करता है, लैक्टिक एसिडोसिस करता है, प्लस नोजिया वॉमिटिंग करता है। एंड जो विटामिन B12 है ना, उसकी भी कमी करता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो लाइक अगर पेशेंट ऑलरेडी लाइक किडनी इम्पेयर्ड है, किडनी फंक्शन इम्पेयर्ड है, तो उसमें हम मेटफॉर्मिन बेसिकली नहीं देते हैं, ठीक है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस फॉर ओबीज पेशेंट, है ना, क्योंकि ये वेट
वेट लॉस भी थोड़ा करता है। सो फॉर ओबीज पेशेंट के लिए मेटफॉर्मिन है, बट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस विथ नेफ्रोपैथी क्या है? लिनाग्लिप्टिन, ग्लिपिजाइड एंड टोलब्यूटामाइड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि नेफ्रोपैथी है, ऑलरेडी किडनी इंपेयर है, तो आप मेटफॉर्मिन नहीं दे सकते हो, आप लिनाग्लिप्टिन दोगे, ग्लिपिजाइड दोगे या फिर टोलब्यूटामाइड दोगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट ड्रग हमारा हो गया मेटफॉर्मिन बाइगोनाइड्स। सेकेंड ड्रग हमारा है सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरियस मतलब कि ग्लिपिजाइड हो गया, ग्लाइबुराइड हो गया, ग्लिसलाजाइड हो गया, ठीक है ना। सो सल्फोनाइल यूरियास का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये इंसुलोजेनिक बर्स्ट ऑफ इंसुलिन, मतलब क्या कहता है, इंसुलिन रिलीज करता है। अब मतलब इंसुलिन रिलीज करता है, बट इंसुलिन तो ऑलरेडी है ना, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, तो बाहर से आप इंसुलिन क्यों दे रहे हो, बाहर से सल्फोनाइल यूरियस क्यों दे रहे हो, इसका काम तो इंसुलिन रिलीज करना है। तो इंसुलिन रिलीज के साथ साथ और ये क्या करता है, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर। जो रिसेप्टर है ना इंसुलिन के लिए, उसको उसकी जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज कर देता है, जो रेजिस्टेंस हो रखा था ना उसको कम करता है, मतलब सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है, मतलब इंसुलिन भी रिलीज कर रहा है ना, इंसुलिनोजेनिक बर्स्ट भी कर रहा है, उसके साथ साथ जो रिसेप्टर है ना उसकी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये काम हमारा है सल्फोनाइल यूरियास का। बट इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड देखने को मिलता है अगर अच्छे से आफ्टर टेकिंग दिस ड्रग अगर आपने मील ले लिया तो, ठीक है ना। उसके अलावा वेट गेन भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो ओबीज पेशेंट के लिए बेसिकली इसमें नहीं देते हैं। देन थर्ड क्लास ड्रग हमारा है थायाजोलिडिनोसिन, थायाजोलिडिनोन। इसमें लाइक हमारा रोसिग्लिटाजोन हो गया, पायोग्लिटाजोन हो गया, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जो GLUT4 रिसेप्टर और मसल एंड एडिपोज टिश्यू है ना उसको इंक्रीज करता है। एंड अभी मैंने आपको बताया ना कि जो GLUT4 रिसेप्टर अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इट प्रमोट द शुगर इनटेक इनटू द मसल्स में शुगर ज्यादा जाएगा, है ना, तो यही तो हमें चाहिए, है ना। सो थायाजोलिडिनोन क्या करता है, इंक्रीज द GLUT4 रिसेप्टर ऑन द मसल्स एंड द एडिपोज टिश्यू, एंड उसकी वजह से शुगर का ब्लड से रिमूवल होगा, हट जाएगा वहां से, है ना। बट इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ये कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी इसकी इंक्रीज कर देता है ना, ब्लैडर कैंसर भी इंक्रीज करता है। इसलिए अगर डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है प्लस ऑलरेडी उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह है या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, सो ये ड्रग क्या होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, ठीक है ना। सो ये हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड अदर क्लासिफिकेशन क्या है, अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर। अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर ड्रग्स है जैसे कि एकार्बोस, वोलिबोस, मिग्लिटोल, है ना। ये क्या करता है, इट इनहिबिट द जीआईटी एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर, है ना, मतलब जीआईटी सिस्टम से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से शुगर का एब्जॉर्प्शन कम करता है। वहां से शुगर का एब्जॉर्प्शन कम करेगा तो क्या होगा, जो शुगर है वो बाहर निकल जाएगा, है ना, लाइक स्टूल के थ्रू वगैरह के थ्रू, ठीक है। सो ये क्या करता है बेसिकली ना, ये क्या करता है, पोस्ट पेरेंडियल स्पाइक इंक्रीज करता है। मतलब जैसे कि आपने शुगर लिया, आप देख रहे हो क्या करे, जीआईटी एब्जॉर्प्शन से शुगर को इनहिबिट कर रहा है एब्जॉर्ब होने से। तो कब करेगा, जब आपके बॉडी में, जब आपके जीआईटी सिस्टम में शुगर रहेगा, तो जब आप खाना खाते हो ना, जो पोस्ट पेरेंडियल स्पाइक जो होता है ना वो ये बेसिकली कंट्रोल करता है ना। सो जितने भी जो ड्रग अभी हमने पढ़ा ना, सल्फोनाइल यूरियास हो गया, थायोजोलिडिनोन हो गया, बाइगोनाइड्स हो गया, ये हम विदाउट बिफोर मील ले सकते हैं। बट ये जो है अल्फा ग्लूकोसिडेस जो इनहिबिटर है वो हम विथ मील लेते हैं, है ना, क्योंकि ये पोस्ट पेरेंडियल को वो करता है ना। तो पोस्ट पेरेंडियल के लिए शुगर भी तो होना चाहिए हमारे जीआईटी सिस्टम में, ठीक है ना। बट इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ये ऑस्मोटिक डायरिया भी करता है, क्योंकि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो ग्लूकोज हमारे जीआईटी मतलब स्टूल के थ्रू बाहर जा रहा है, तो ऑफकोर्स पानी भी जाएगा, तो ऑस्मोटिक डायरिया भी करता है ये, ठीक है ना। ये इसका साइड इफेक्ट है। उसके बाद अदर ड्रग हमारा है मैग्लीनिटाइड, ट्रिपाग्लिनाइड एंड नेटिग्लिनाइड। ये क्या करता है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इंसुलिन जो है ना उसका बस्ट करता है, मतलब इंसुलिन के एक्शन को इंसुलिन इंक्रीज करता है प्लस के प्लस, और क्या करता है, इसकी सेंसिटिविटी जो है रिसेप्टर की वो भी इंक्रीज करता है। बट वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसका टी हाफ है ना, इसका ड्रग का जो टी हाफ है डेट इज 1 to 2 आवर्स है, तो मतलब बेसिकली ये पोस्ट पेरेंडियल स्पाइक को कम करता है, ये जो ड्रग्स है, ठीक है ना। उसके बाद अदर ड्रग्स क्या है, DPP4 इनहिबिटर, है ना। सो देखो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कि मैंने लेट सपोज 1 चम्मच मैंने शुगर मैंने ओरल के थ्रू लिया, है ना, 10 ग्राम शुगर मैंने ओरल के थ्रू लिया एंड 10 ग्राम शुगर सेम मुझे इंट्राविनस दिया गया, तो किसमें मेरा स्पाइक पहले दिखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स जो मैंने इंट्राविनस के थ्रू लिया उसमें एकदम से स्पाइक होगा, एंड जो मैंने ओरल के थ्रू लिया उसका जो स्पाइक होगा वो धीरे धीरे आएगा, ग्रेजुअल आएगा, है ना। यही होता है ना, जो जीआईटी सिस्टम के थ्रू जो हम चीजें लेंगे वो ग्रेजुअल आता है ना। सो अगर हमने ओरल 10 ग्राम शुगर लिया तो जो उसका जो इंक्रीज होगा वो ग्रेजुअल होगा, बट अगर हमने आईवी लिया तो उसका जो इंक्रीज होगा वो क्या होगा, रैपिड होगा। क्यों होता है, क्योंकि हमारे इलियम में ना एल सेल में एंटेरोसाइट सेल्स होते हैं, एंड वहाँ पे क्या होता है, GLP-1 रिसेप्टर्स होते हैं,
है ना। वो और ये क्या करता है ना, ये क्या करता है, इट इज बिहेव लाइक द इंसुलिन, मतलब क्या करता है ये, इट इज द ग्लूकोज लिंक मोलिनोट्रोपिक पेप्टाइड होता है जो कि शुगर को कहाँ कर देता है, मसल्स के अंदर भेज देता है थोड़े टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए, जस्ट फॉर 2 आवर्स के लिए। इसलिए जो शुगर का जो इंक्रीजमेंट है ना वो धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल होता है कि फॉर 2 आवर्स तक वो मसल्स में ही रहेगा, है ना। मतलब काइंड ऑफ बिहेव लाइक इंसुलिन की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। सो इसका जो बेसिकली जो DPP4 इनहिबिटर है ना, DPP4 जो इनहिबिटर है वो क्या करता है, इट इंक्रीज एंड प्रोलोंग द एक्शन ऑफ इंक्रेटिन्स, है ना। DPP4 बेसिकली इसको फिर GLP-1 को इंक्रेटिन में कन्वर्ट करता है, फिर उसका एक्शन खत्म हो जाता है, तो DPP4 को ही हम इनहिबिट कर देंगे। जब यही इनहिबिट हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म तक इंक्रेटिन रहेगा, लॉन्ग टर्म तक इंक्रेटिन रहेगा तो लॉन्ग टर्म तक शुगर जो है वो एलिवेट नहीं होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा ना। सो इंक्रीज एंड प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ इंक्रेटिन, ये करता है हमारा DPP4 इनहिबिटर, लाइक सीटाग्लिप्टिन हो गया, लिनाग्लिप्टिन हो गया, विल्डाग्लिप्टिन हो गया, है ना। सो इंक्रेटिन मतलब कि देखो सब में इन आ रहा है ना, सीटाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, मतलब कि इंक्रीज इंक्रेटिन। जो ड्रग्स है वो क्या करेंगे, इंक्रीज इंक्रेटिन्स, ठीक है ना, उसकी वजह से धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज होगा। सो बट इसका साइड इफेक्ट क्या होता है ना, स्टफी एंड रनी नोज करता है, हेडेक करता है, ये इसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा एक और है, दैट इज SGLT2 इनहिबिटर। SGLT2 इनहिबिटर जैसे कि कैनागिफ्लोजिन, इसमें क्या है ना कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट फ्रॉम द किडनी। जो ये SGLT2 जो है ना, ये क्या करता है, ये रिसेप्टर क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट फ्रॉम द किडनी से शुगर एंड सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो इसको अगर आप इनहिबिट कर दोगे तो शुगर एंड सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा किडनी में, तो ज्यादा से ज्यादा शुगर क्या होगा, यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा, एंड बाहर ज्यादा जाएगा तो ब्लड में कम हो जाएगा। सो ये इसका मैकेनिज्म होता है। सो ये क्या करता है, प्रमोट यूरिनरी लॉस ऑफ शुगर, यूरिन के थ्रू शुगर का लॉस होता है। बट वेरी इंपॉर्टेंट, अब यूरिन के थ्रू शुगर का लॉस हो रहा है तो UTI के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा होता है ना। सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ UTI, है ना, ठीक है। सो ये हुआ। एंड जैसे हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है वो क्या था, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। ऐसे ही इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलता है, दैट इज द हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर सिंड्रोम। क्या होता है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। सो वैसे ये टाइप 1 में भी देखने को मिल सकता है, बट मोस्ट कॉमन हमारा टाइप 2 में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये कुछ चीजें जैसे कि अगर HbA1c लेस देन 9% है तो मोनोथेरेपी देते हैं, जैसे कि ओनली मेटफॉर्मिन देंगे प्लस लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर 9 to 10% हो तो डुअल और ट्रिपल थेरेपी देते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन भी दे दिया, SGLT2 इनहिबिटर भी दे दिया, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो करना ही करना है, ठीक है ना। अगर मोर देन 10% है तो कॉम्बिनेशन चलता है, लाइक इंसुलिन भी देना है, मेटफॉर्मिन भी देना है, उसके साथ आपने SGLT2 इनहिबिटर भी दे दिया, है ना। क्योंकि मैंने बताया ना लेटर स्टेज में जाके क्या होता है कि इंसुलिन की भी कमी हो जाती है, तो फिर लेटर स्टेज में जाके हमें इंसुलिन भी देनी पड़ती है, ठीक है ना। ये हो गया। और एक और थर्ड टाइप का भी डायबिटीज होता है जिसको बोलते हैं MODY, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग, जो बेसिकली लाइक लेस देन 30 ईयर्स में बेसिकली देखने को मिलता है ना। सो ये क्या होता है, बेसिकली ये ऑटोजोमल होता है, डोमिनेंट होता है, एंड इसमें बेसिकली सिम्टम्स नहीं पता चलता है। जस्ट आप ब्लड शुगर चेक करोगे तो ब्लड शुगर एलिवेटेड रहेगा, बट सिम्टम्स उतना नहीं होता है, ठीक है ना। एंड ये बेसिकली क्यों होता है, क्रोमोसोम 12 में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये MODY आपको देखने को मिलता है। जो इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है ना वो ग्लिपिजाइड होता है। इतना इसके बारे में नहीं जानना, क्योंकि मेनली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो ये हमने आज इतना पढ़ लिया, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 2 इसके क्या क्या मैनेजमेंट है, टाइप 1 इंसुलिन, उस इंसुलिन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। टाइप 2 में बेसिकली हमारा एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, एंड बहुत सारे हो गए, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।